बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, में हमें बहुत ही ज़्यादा फरमाइशें आती रहीं कि जो आपके क्रिकेट एक्सपर्ट हैं ज़रा इनको भी अपने शो में मदऊ कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए उनसे, ताकि क्रिकेट के अलावा भी भाई ये बातें बड़ी अच्छी करते हैं। जब क्रिकेट को समझा रहे होते हैं तो ज़रा अपने तरीके से समझाते हैं तो लोगों को बहुत मज़ा आता है इनकी बातें सुन के। तो हमने कहा PSL और क्रिकेट के साथ साथ ज़रा इनकी ज़िंदगी के जो दूसरे पहलू हैं वो भी लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो आज हमारे साथ हमारे नामवर टेस्ट क्रिकेटर, आप पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसके कोच रहे, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहे, आप उसकी मैनेजमेंट का हिस्सा रहे और अब आप उन्हें क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर देखते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे गुफ्तगू करके और कोशिश करेंगे कि आज आपको क्रिकेट की और जो हमारे लेजेंड्स का एक दौर था उस हवाले से भी कुछ ऐसी बातें इनसे जानने की कोशिश करें जो शायद इससे पहले आप तक ना पहुंची हो। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हारून रशीद साहब। वेलकम टू द शो हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। आई थिंक इज़्ज़त अफजाई है। माशाल्लाह आपका ये प्रोग्राम मैं काफ़ी देखता हूँ। मोहब्बत, अरे बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम और जिस अंदाज में आप कंडक्ट करते हैं, आई थिंक उसका इससे और ज़्यादा इसका जो मज़ा है वो दोबारा हो जाए। अरे सर, ये तो कॉम्प्लीमेंट है सर हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मुझे बहुत ही खुशी हुई है जान के। थैंक यू सो मच। ये अपना इसको बार बार चलाइएगा। थैंक यू सो मच। हारून साहब, ये बस ये अभी हम देख रहे थे तस्वीरें पर, उस जमाने के सारे क्रिकेटर सारे ही सोने क्यों होते सर? ये हमें सोने लगते हैं सब के सब? नहीं, आई थिंक कम थे और वो बस वही कोई 3 से 4 साल 5 साल आप वही शक्लें देखते रहते थे तो वो शक्लें मानूस सी हो जाती थी, इसलिए वो अच्छी लगती थी। कुछ था सर, कुछ अलग है। आप थे, देखिए ना, आप मोहसिन खान साहब, आगे पीछे के इमरान खान थे, सब जावेद मियादाद, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, ऐसे खूबसूरत चेहरे वाले लोग सभी यहाँ। आई थिंक इन अ वे मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत था कि इतने बड़े नामों के साथ पाकिस्तान की टीम का पार्ट रहा, क्योंकि हम 1975 के इर्द गिर्द पाकिस्तान की टीम में आए थे। हम 4 से 5 यंग बैच जो था, जिसमें मोहसिन का आपने जिक्र किया, मुदस्सिर का जिक्र किया आपने, इमरान, जावेद मियादाद, सिकंदर बख्त, इकबाल कासिम। सो हम 5 से 6 लड़के इकट्ठे उन सीनियर्स के साथ ये सब आप सबका एक बैच था? ये हमारा सबका एक बैच। एक वक्त में जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो कुछ सीनियर प्लेयर्स थे, जिसमें आपने माजिद खान का नाम लिया, ज़हीर अब्बास का नाम लिया, इंतखाब आलम कैप्टन थे, इसी तरह आसिफ मसूद थे, सलीम अल्ताफ़ थे। उसमें ये हम 5-6 यंगस्टर जब आए तो आई थिंक वो ऐसा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना कि उसमें ये हुआ कि पहले जो प्लेयर्स थे उनका शायद फिजिकल फिटनेस का लेवल वो नहीं था जो हम यंग लड़के जब आए हमने तो हमने टीम को एक इम्पेटस दिया और फील्डिंग का म्यार हमारा बहुत बढ़ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा हमारी फील्डिंग का म्यार बहुत ख़राब रहता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बहुत बड़े बड़े होते थे। सो 3 किस्तों में जो थ्रो थी वो पहुंचा करती थी विकेट कीपर के पास। जब हमने ज्वाइन किया तो ऑस्ट्रेलिया का जनरल इंप्रेशन यही था कि यार ये तो बहुत ही पुअर फील्डिंग साइड है, सो ये आके क्या करेगी। और डेनिस लिली उस वक्त थे वहाँ। डेनिस लिली क्या बॉलर थे। की जो मैंने पहला टेस्ट मैच खेला, पहली बॉल ही मैंने उनकी फेस की थी, सो इसलिए बहुत बड़ा बॉलर था वो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा था कि फिर वो जब एडिलेड का एक टेस्ट मैच हुआ जिसमें हमारे 3 से 4 प्लेयर्स अनफिट हो गए, उस ज़माने में हम रिजर्व में थे, मैं 2-3 यंगस्टर। सो हमने वो मैच अपनी फील्डिंग की वजह से ड्रॉ करवा दिया। यानी ऑस्ट्रेलियंस इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो गए कि वो डिफेंसिव में चले गए और उन्होंने मैच को बचाना पड़ गया उनको।
और वो उनके बचाने पे उनके क्राउड ने उन्हीं को बू किया, क्योंकि हमने फील्डिंग इतनी अच्छी करके, कैचेस बहुत ज़बरदस्त हमने किए, फील्डिंग हमने बहुत अच्छी की। सो वहाँ से फिर उनको पता लगा कि हमारी जब थ्रो 1 अटेम्प्ट में बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर के हाथ में जाने लगी, तो एकदम उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं यार, ये टीम अब चेंज हो गई है। इसमें जो चंद यंग लड़के आए हैं, मियादाद है, ये हारून है, वसीम राजा महरूम थे उसमें। सो उससे यह है कि हमारी क्रिकेट का जो है ना वो जाविया बदलता गया। ये फरमाइए कि डिपार्टमेंट्स थे और दीगर क्लब हुआ करते थे ये सारे, उसमें से फिर निकल के नेशनल टीम में हमें प्लेयर मिल जाते थे। क्या फ़र्क है इस मॉडल में और ये पीएसएल वाले मॉडल में? इसमें भी तो यही हो रहा है, टीमें आ रही हैं और इसी तरह से लड़के आ रहे हैं और उसमें से आ जाएंगे, मगर जो कादिर ट्रॉफी से जो क्लास निकल के आती थी वो पीएसएल से वो क्लास निकल के नहीं आती। क्या देखिए, एक फ़र्क आपको समझने की ज़रूरत, थोड़ा सा मैं थोड़ा आपकी नाजरीन के लिए भी थोड़ी सी नॉलेज होगी, वो ये कि उस ज़माने में क्रिकेट जो थी ना वो बहुत कम होती थी। देखिए, हम साल में हार्डली 3 टेस्ट मैचेस खेलते थे। फॉर दैट मैटर अगर हमारी कोई बहुत ही अच्छी सीरीज़ हो गई, जो वाहिद 76 में हम जब 2 से 3 महीने का टूर हमारा बाहर का हुआ, तो उसमें 8 टेस्ट मैचेस कोई अबाउट 3.5 महीने के अरसे में खेले, वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिकेट थी। अच्छा, उस ज़माने में क्रिकेट बहुत कम थी लेकिन क्वालिटी थी, इसीलिए आप थे कि जो भी हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम में आ जाते थे उनको निकालना इतना आसान नहीं होता था। बहुत, क्योंकि आपका एक टेस्ट मैच अभी है तो दूसरा टेस्ट मैच जो है वो सितंबर में है। सो उसमें जो ये 5 से 6 महीने का गैप था, उसमें आप जो मर्जी कर लें। यहाँ ऑफ सीजन होता था, ये हमारे टॉप प्लेयर्स उस जमाने में काउंटी क्रिकेट में जाके खेला करते थे, तो ये वहाँ परफॉर्म करते थे। तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन होते थे पाकिस्तान की टीम में। हमारा सीजन शुरू होता था सितंबर ऑनवर्ड्स। सो जब तक हम यहाँ परफॉर्म करते थे तो उस वक्त वो 2-3 टेस्ट मैच पाकिस्तान में हो चुके हुए होते थे और वही जगह उनको मिल जाती थी। फिर उसके बाद ये जो आपने बात की ना कि आजकल आप पीएसएल से जब इसको मिला रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट बढ़ती चली गई। जब हम खेलते थे उस वक्त सिर्फ टेस्ट क्रिकेट होती थी, हमारे दौर में ही वनडे क्रिकेट आई। वनडे क्रिकेट आते आस्ते आस्ते बढ़ती चली गई। वनडे क्रिकेट के साथ साथ आप देखेंगे बाद में T20 का जब से ये इनकाद शुरू हुआ, उसके बाद तो क्रिकेट इतनी बढ़ गई कि प्लेयर के पास तो कोई वक्त ही नहीं बचा। यानी वो अभी टेस्ट में इन्वॉल्व है, फिर वो T20 में इन्वॉल्व है, फिर वो वनडे में इन्वॉल्व है। सो उस जमाने में ये चीज़ नहीं होती। तो इसलिए आप देखेंगे कि क्वांटिटी बढ़ती चली गई और क्वालिटी का, और हम भाई ग्रोथ नहीं नजर आएगी आपको क्रिकेटर की, वो इसलिए क्योंकि सीखने का मौका नहीं, वो जो गलती आया है वो किए चला जा रहा है। जी, इसलिए दूसरा ये है कि आप देखें ना, टेस्ट क्रिकेट आपकी ऐसी क्रिकेट थी जिसमें आपको आपके सब्र का इम्तिहान, जी और आपकी एंड्योरेंस का इम्तिहान, हर चीज जो है आपने उस सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है उसका इम्तिहान था। अब तो यह है कि आपके किसी चीज का इम्तिहान कुछ भी नहीं है। आपके सामने T20 में टारगेट लगा हुआ है, आपने बस उस टारगेट तक पहुंचना और थोड़ा से टुल्लेगा, थोड़ा से लग का इम्तिहान। और उसके बाद ये कि आपने ये इतने रन सामने बोर्ड पे लगे, आपने इनको बचाना है। सो ये 2 चीजें रह गई हैं। और T20 का फॉर्मेट में आप देख रहे होंगे अब दुनिया भर में चीज ये इवॉल्व हो रही है कि T20 की अलग स्क्वाड बना रहे हैं और टेस्ट मैचेस की अलग स्क्वाड बना रहे हैं, वनडे की अलग स्क्वाड बना रहे हैं। ये अभी आपने बात हुई ऑस्ट्रेलियन टीम की, तो ये जो बुली करना और ये सब करना, तंग करना, ये इन्होंने ऑस्ट्रेलियंस ने शुरू किया था या ये वेस्ट इंडीज ने? ऑस्ट्रेलियन की स्लेजिंग बहुत मशहूर थी, इसलिए कि और इसी वजह से बाद में इसके ऊपर कप भी आया। देखिए, वही मैं आपको बात करूँ, ये क्रिकेट भी इवॉल्व हुई है। अगर आपको मैं याद कराऊं तो 78 में कैरी पैकर का एक जो जिसको कहना चाहिए सर्कस सीरीज बना था, उसमें एक्चुअली कुछ डिस्प्यूट हुआ। कैरी पैकर जो चैनल 9 को ओन करता था, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा मशहूर चैनल था, और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी थी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड राइट्स उनको देता था। अच्छा, उस जमाने में क्रिकेट जो थी ना वो एमेचर स्पोर्ट थी, इट वाजंट अ प्रोफेशनल स्पोर्ट। तो इसलिए जो बॉडीज थी ना वो कोशिश करती थी कि जी आप सिर्फ हम ऑनररी बेसिस पे खेलते थे, हमारी कोई प्रोफेशनल फी होती नहीं। ये वही दौर है ना जिसमें इमरान खान साहब ने लीड ली थी कि नहीं जाएगी टीम और फिर लोग गए थे। टीम तो नहीं जाएगी, मतलब इंडिविजुअल्स जाएंगे। नहीं, उसमें वो उसका रीजन था। देखिए, हमें एक टेस्ट मैच का 1000 रुपया फॉर इंस्टेंस मिलता था। मतलब ठीक किया था ना उन्होंने? नहीं, वो ठीक नहीं हुआ, लोगों ने तो हमें उस वक्त अच्छा नहीं समझा। हाँ, बहुत बुरा समझा, इसलिए अच्छा से। मगर आप लोगों को बहुत एक्सपोजर मिला ना वो इसलिए नहीं, उससे ये हुआ कि उन्होंने पैसे ऑफर किए। जब उसका डिस्प्यूट हुआ ना ब्रॉडकास्टिंग राइट का, तो उसने कहा ठीक है, अगर आप मुझे नहीं देते ना ये राइट्स तो मैं अपना सर्कस खोल लूंगा, ये मैं अपनी क्रिकेट ऑर्गेनाइज करूंगा। ठीक है। तो उसने टॉप 75 प्लेयर्स को हायर किया और उसको 3 महीने की क्रिकेट उसने जो है वो ऑर्गेनाइज की, और उसके बाद तमाम टॉप क्रीम जो थी कैरी पैकर चली गई, कैरी पैकर सीरीज कहलाती थी, वर्ल्ड सीरीज कहलाती थी। इसमें बागी थे उसमें सब, उनमें आप भी थे। उसमें मैं भी था और जावेद मियादाद भी था। एक्चुअली हम आखिर में 2nd ईयर में हमने ज्वाइन किया था। इससे पहले सिर्फ 5 थे, जिसमें जहीर, इमरान, माजिद, मुश्ताक
और माजिद खान थे। ठीक है, मगर इसने पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा दिया था या आप समझते हैं पाकिस्तान को, नेशनल टीम को नुकसान? दुनिया भर की पूरी क्रिकेट को फायदा दिया, क्योंकि 78 के बाद क्रिकेट एमेचर से प्रोफेशनल की तरफ जैसी प्रोफेशनल स्पोर्ट हुई तो ना सिर्फ ये कि तमाम के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स, आईसीसी सब लोगों ने अर्न करना इससे शुरू कर दिया। ठीक है, फिर प्लेयर्स की फीसिस, वेजेस, ये सारी चीजें बढ़नी शुरू हुई, ब्रॉडकास्टर्स ने आना शुरू कर दिया, बोर्ड्स भी रिच होना शुरू हो गए, वसाइल आए तो वसाइल आने शुरू हो गए। अभी हम बात कर रहे थे ये ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग की ना, और अच्छा वो ठीक है, भी जो मर्जी करते हों और जैसे भी हों, हम सब की हिस्ट्री जानते हैं थोड़ा बहुत, तारीख के तालिब इल्म की ऐसे, और 80वीं लॉरियाँ और कराची के भी हैं, और जनाब उसमें पाकिस्तान के दीगर इलाकों के भी हैं, केपी के भी हैं, बलूचिस्तान के भी, सभी उसमें हैं। तो फिर जावेद साहब भी को कम तो नहीं करते थे जब गए थे, तो वो कुछ शेयर करें ना कि अब एक तरफ से ऑस्ट्रेलियन से, एक तरफ उनको भी हमें पहली मरतबा सामना हुआ हमारे लोगों का। देखिए बहुत कम होता है कि अगर आपके इतने बड़े फास्ट बॉलर्स अगर वहाँ से आ रहे हैं आपके, यू नो, इवन यहाँ तो हमें डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन टकराते थे, लेकिन जब वो वेस्ट इंडीज गए थे तो वहाँ में 4 फास्ट बॉलर एट वन पेस, कोई आपका रिस्पाइट नहीं था। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज ये थी कि आपके पास हेलमेट्स नहीं थे, आपके पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं था, क्योंकि आपके पास सिर्फ स्किल्स थी, ठीक है, और उसमें बाउंसर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, और इतने जालिम थे कि वो विकेट लेने से ज्यादा ऐसा लगता था मारना ज्यादा पसंद करते थे, मारना ज्यादा। सो उसमें फिर चैलेंज करना, यू नो, मुझे अच्छी तरह याद है पहला ही बॉल जब डेनिस लेली ने मुझे पहले टेस्ट मैच में बाउंसर किया तो करने के बाद फॉलो थ्रू मेरे पास यहाँ तक आ गया, और यहाँ के उन्होंने स्लेज किया मुझे, लेकिन वो एक्चुअली उनका एक तरीका होता था डिस्ट्रैक्ट करने का, कि आपके फोकस को जो, ताकि ये आप डिस्ट्रैक्ट हो और इसके बाद अगली क्या कहा था उन्होंने? अब वो मैं यहाँ नहीं दोहरा सकता। तो वो हमारा तो आपने कुछ कहा था कि नहीं कहा था? हाँ नहीं, मैंने उसको बस हंस के देखा था उसको। अच्छा, आपने उसको ये बड़ा बुरा लगा, और एंड में देखें सबसे बड़ी क्लास क्या होती है कि मैंने उस मैच में अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की, क्योंकि मैं जब जा रहा था ना 35,000 पीपल वर वॉचिंग, और डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया का हीरो था, यू नो, वो मैं ड्रेसिंग रूम से आ रहा था, हम 77 for 3 हुए, तो फिर मेरी पहले बैटिंग आई, मैं अब बाहर निकल के क्रीज की तरफ जा रहा हूँ और वो अपने मार्क की तरफ जा रहा है और मुझे घूरता हुआ जा रहा है, और उसके बाद क्राउड जो है वो चैंट कर रहा था डी के लिली किल हिम। अब ये मैं सुनता हुआ अंदर जा रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मदद कर रहा है। उसने पहला ही बॉल मुझे पता था कि उसने बाउंसर करना है। अब यकीन करें 3 ओवर तक मुझे उसकी पेस का आइडिया नहीं हुआ, यू नो, प्ले एंड मिस, इतनी तेज वो बॉलिंग कर रहा था। सो उसके बाद लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की, मेरी बैटिंग अच्छी हुई, मैंने 57 रन्स किए उस दिन जी, डेनिस लिली के सामने। हाँ जी, और उसके बाद वो मैच हम जीत गए। अरे और वो पहला टेस्ट मैच था जो हम ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, इमरान खान ने 11 विकेट लिए थे और उसमें मैंने 2 कैच भी किए थे। तो अब मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए स्पोर्ट्समैन हम होते कैसे, वैसे वो मैदान में आपके सामने बहुत ज़्यादा वो फियर्स था। और ये बाद में पता लगा जब मैं बैटिंग करके आया तो मैच जब खत्म हुआ तो पता लगा जी नॉक हुआ है हमारे ड्रेसिंग रूम पे, डोर पे, और कोई उसने कहा यार कोई मिलना चाह रहा है। देखा तो डेनिस लिली मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, यू प्लेड वेरी वेल, और इस तरह की तारीफ करके, और फिर वो इस किस्म की आपकी वहाँ पर मुकाबलेबाजी। अभी इसके दुनिया भर के सियासतदान भी ऐसे हो गए। बहुत मुश्किल। जबरदस्त नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे बाद वापस आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, बेशुमार तजुर्बे, यादों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वन ओनली मोहतरम हारून रशीद साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त, मतलब मैं आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिज़ा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। अच्छा अरुण भाई, हम ज़रा जादुई संदूक की तरफ बढ़ेंगे, मगर उससे पहले ये जो स्लेजिंग वाली बात हो रही थी, जितना आपका करियर रहा आपका, या जो कोलीग्स थे उस ज़माने में आपके, जावेद साहब थे, दीगर जो भी लोग थे, कोई ऐसी चीज़ जो तलखी में बदल गई हो, जैसे आपने लिली का वाक़या शेयर किया, मगर इससे बात आगे बढ़ गई हो? आई थिंक इसमें बहुत कम ऐसे मौके होते हैं, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में तो ये चीज़ होती है। मुझे अच्छी तरह एक वाक़या याद है कि वेस्ट इंडीज़ में
जब हम मैच खेल रहे थे तो एंडी रॉबर्ट्स वहाँ के बहुत ही तेज़ तरीन बॉलर थे और बहुत ही ख़तरनाक बॉलर थे। आई थिंक जो मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर, अगर मैं समझता हूँ तमाम बैट्समैन यही कहेंगे कि उनसे ज़्यादा मुश्किल बॉलर कोई नहीं था। अच्छा, ये मार्शल वगैरह से भी? जी, उनके डिसेप्टिव बहुत थे, क्योंकि उनकी जो बाउंसर को पिक करना बड़ा मुश्किल था। वो एक ही स्पॉट से बाउंस करते थे जो आपके सर के ऊपर से जाती थी, और वहीं से वो बाउंस करते थे जो आपके बिल्कुल शोल्डर हाइट से ऊपर नहीं आती थी, तो आपको लगने का समझ नहीं आती थी। और उन्होंने बहुत प्लेयर्स को इंजर किया है इसी। अच्छा। और एक वक्त में तो हम 3 प्लेयर्स हॉस्पिटल में थे क्योंकि एंडी रॉबर्ट ने हमें कहीं ना कहीं बॉल मार दी थी। किस को? माजिद खान को, मुझे, सादिक मोहम्मद को। सो वो चीज़ें होती रहती। उसमें मैं आपको बताऊंगा वाकया क्या हुआ कि हम ट्रिनिडाड में मैच खेल रहे थे, सादिक मोहम्मद स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे। सो एंडी रॉबर्ट्स बैटिंग कर रहे थे, तो इकबाल कासिम की गेंद पे एंडी रॉबर्ट्स ने खेला और स्लिप लगी और सादिक मोहम्मद ने डाइव मार के कैच कर लिया। एंडी रॉबर्ट ये समझे कि ये इसने पंप कैच उठाया, यानी ये क्लीन कैच नहीं, तो वो खड़ा हो गया। सादिक मोहम्मद बड़े गुस्से से आ गए, आई कट यू, आई कट, गेट लॉस्ट। अभी ये मैं आपको नरम वर्ड इस्तेमाल, गेट लॉस्ट। सो वो उसने सिर्फ उसको यूं करके देखा, उसको घूर के, और सिर्फ ये कहा, आई सी यू मैन इन जमैका, और ये कह के वो चले गया। अब जो चले गया तो मैच हम जीत गए। उसमें मुश्ताक मोहम्मद ने सेंचुरी स्कोर की थी, कैप्टन थे, और उन्होंने 10 आउट भी किए थे। सो मैच हम जीत गए। तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही थी, तो हम लोग सब खड़े हुए, तो हमने देखा सादिक मोहम्मद कहीं नजर नहीं आ रहा। सो हमने जब घूम फिर के देखा तो देखा वो एंडी रॉबर्ट्स के पास खड़े हैं दूसरे कैंप में, और उनको जाके कह रहे हैं, यार दैट वाज हीट ऑफ द मोमेंट, आई नेवर मेंट इट दैट वे। उसके बाद जो हमने सादिक मोहम्मद का आज तक मुझे इस बात के ऊपर जो है ना, वो यार तो उसके पास क्या करने चले गए, यार डर गए थे तुम। और वाकई मैं आपको बताऊं कि उसने जमैका, उस वक्त की तेज तरीन विकेट थी, वहीं हमें 3 प्लेयर्स को उसने गिरा दिया था, वसीम बारी को भी गिरा दिया था। सो दिस वाज हाउ और आपको कहाँ हिट किया था? मुझे शोल्डर पे किया था। ये दुनिया ये चांद पे पहुंच गई थी और पता नहीं क्या कुछ कर लिया। ये हेलमेट बनाने का ख्याल इतनी देर से क्यों आया? उस वक्त नहीं आया ना, उस वक्त एक्चुअली ज़हन में आ नहीं रहा था। ये तो फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है, मुझे अगर कुछ याद पड़ता है ऑफ हैंड, तो टोनी ग्रेग ने शायद ये ना पहले डिफरेंट अंदाज में होगा, पहले तो वो बड़े वाले और जी वो अपना गालिबन उसका बाइक का वो इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चीज़ बढ़ती चलेगी, फिर हर एक ने इसको, फिर बाद में जो एक रेगुलेशन होगी, ये प्रोटेक्टिव गियर का हिस्सा बन गया। बल्कि मुझे याद आया, बाइक का जो इस्तेमाल किया था उसमें लगा भी बाउंसर उन्हें, जो भी प्लेयर था, मैं पढ़ रहा था किसी जगह, उसने सेव किया। फिर उसमें एक आपको याद होगा, 1-2 प्लेयर्स अनफिट भी हो गए थे, इवन चैटफील्ड को बॉल लग गया था और वो गिर गए थे न्यूजीलैंड के वो। सो फिर ये रेगुलेशन जो है ना वो चेंज होते गए, फिर ये पार्ट बन गया। अब देखें ना, अब तो आप देखते हैं पूरी आपकी अभी एल्बो भी प्रोटेक्टेड होती है, आपका चेस्ट भी प्रोटेक्टेड होता है, आपका अच्छा खासा थाई पैड कवर, दोनों पैड। अच्छा, एक चीज़ लेकिन और अब ये मुझे बताइए आप, मिसाल तौर पे हमें नज़र आता है, जैसे बस अगर मैं अब्दुल कादिर साहब की मिसाल लूँ, तो मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी, बहुत शफकत करते थे वो मेरे साथ था। और मेरा ख्याल ये है कि वो जो हमारी डिग्री विग्री वाली तालीम है, एकेडमिक्स वाली, वो बहुत ज़्यादा वो आला तालीम याफ्ता शायद नहीं थे, मगर ग्रूम्ड आदमी थे, बैठते थे, बात करते थे, जो वैल्यूज़ थी, जो गुफ्तगू के अंदर जो उनकी वैल्यूज़, कैरेक्टर नज़र आता था, आपकी तबीयत खुश हो जाती थी। तो आदमी सीखता भी तो है अपने इर्द गिर्द के लोगों से। देखें, उसका रीज़न ये है कि आपको याद होगा कि उस ज़माने में हमारे जितने भी प्लेयर्स थे, ये सारे के सारे प्लेयर्स, इवन अब्दुल कादिर मरहूम भी, ये जाके कहीं ना कहीं काउंटी का स्टेंट या लीग क्रिकेट इन इंग्लैंड ये खेला करते थे। जब यहाँ खेलते थे तो वहाँ रिफाइंड लोगों में इनकी इंटरेक्शन होती थी। सो और उसके बाद खुद में, जब तक देखें खुद में सीखने का शौक नहीं होगा, तो आप जो मर्जी कुछ भी कर लें, वो आपको कुछ सिखा नहीं सकता। तो इसीलिए जितने भी हमारे ऐसे प्लेयर्स बाहर गए, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। बहुत अब जितने भी ऐसे प्लेयर्स जो आपको इस वक्त कहीं मीडिया पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कहीं आपको किसी अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि बिकॉज उन्होंने अपना वक्त बड़ी क्वालिटी लोगों में गुजारा, और जो कुछ अच्छी चीज़ें थी उनसे सीख के अब वो उसको आगे पास ऑन कर रहे हैं। सो मैं आपको बताऊं कि अब का जो आलम है, मुझे बस अफसोस होता है, मैं किसी को पिन पॉइंट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैंने एक जब अंडर 16 में एक प्लेयर को मैंने पिक किया, तो मैंने उससे पूछा, आप स्कूल जाते हो? उसने कहा नहीं जी, मैं स्कूल नहीं जाता। उसने कहा स्कूल ने मुझे सिर्फ एडमिशन दिया हुआ है कि जब कोई क्रिकेट मैच होता है वो मुझे ले जाते हैं, और मैं सिर्फ क्रिकेट मैच खेलता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। तो आप मुझे बताएं, क्योंकि और दूसरी एक रीज़न कि हमारा तालीमी निज़ाम और स्पोर्ट्स इकट्ठे नहीं चल सकते। इंग्लैंड वगैरह में बाकायदा ऐसा सिलसिला है कि अगर आप अपने एकेडमिक्स छोड़ेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, दोबारा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं अगर समझ पाना भी कहना, इकट्ठे नहीं चल सके, जी चल सकते
क्यों नहीं, चलना तो चाहिए ना। वो इसलिए देखे ना, इंटर स्कूल कंपटीशन हमारे ज़माने में होते थे। हम इंटर स्कूल क्रिकेट, हम इंटर स्कूल हॉकी कंपटीशन में खेलते थे, हम फुटबॉल। आप मुझे बताएं आज कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसकी वजह हारून भाई चूंकि इंटरकनेक्टेड है, यानी कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शोबे, यानी कि इवन जो वॉर की भी जो इदारे हैं पूरी दुनिया में, वो भी कहते हैं कि जब तालीम आती है तो आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच है चीज़ों के बारे में, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो एक पढ़ा लिखा जो इंसान है, लाज़मी बात है कि वो जिस तरह से अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकता है, वो एक ऐसा शख्स जो बहुत महारत तो उसके पास हो, मगर उसके पास अगर और ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है तो वो शायद उससे पीछे रहे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊं, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे इस मुल्क में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर इन स्पोर्ट्समैन को ज़रूर लाना चाहिए, ताकि देखें ना, हमें इश्यूज़ हैं। आप देखें ना, आप इंटरव्यू के इश्यूज़ आ गए, आपने मुख्तलिफ जगहों पे जाके आपने लोगों से बात करनी है, आप किसी फोरम पे जाके आपने बात करनी है। सो वो ये सारी वो चीज़ें उसी वक्त आएंगी कि जब ये साथ आपका होगा। सो मैंने अंडर 16 का एक प्रोग्राम, जब मैं यूथ हेड डेवलपमेंट था, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया था, जिसमें मैंने एजुकेशन का एक सेगमेंट भी रखा हुआ। लेकिन उसमें मसला है कि हमारे प्लेयर्स इतने दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। जब वो टैलेंटेड हम 25 प्लेयर्स बुलाते थे, सो 2 से 3 महीने तो हमारे पास रहते हैं। उसके बाद जब वो अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं, उनके पास वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। भी तो बहुत है ना। सो हमें ये एक्चुअली इसीलिए क्रिकेट बोर्ड को बहुत चाहिए कि इन एरियाज़ पे काम करें, क्योंकि आगे जाके, क्योंकि यही लौट आनी है। इशू ये कि अफ्लुएंट क्लास अपने बच्चों को क्रिकेट की तरफ नहीं भेज रही। आपको मिली वही प्लेयर्स ने जो बेचारे गलियों और मोहल्लों में खेल के अपनी स्किल्स ही उनकी सिर्फ यही है, क्रिकेट की उनका टैलेंट है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखेंगे इक्का दुक्का आपको शान मसूद नजर आएगा, बाकी आपको सारे जी। और फिर नतीजा होता है कि सब कुछ पाने के बाद भी वो सब कुछ बाज़ औक़ात गंवा देते हैं। जी रिदा, हारून भाई जरा हाँ जी, जादुई बक्से की तरफ। ओह, ये तो वाकई जादू की बटारी है जनाब। हाँ है? तो इसमें से तो मैं फिर आपको एक बड़ी यादगार किस्म की चीज़ बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कि हम कैसे वो टेस्ट मैच जीते। अरे वाह, ये बात, ये जी क्रिकेट बॉल मैं इसलिए मैंने उठाई कि वहाँ मुझे जब बॉल नजर आई तो मुझे एकदम से एक बड़ा यादगार टेस्ट मैच जो था वो याद आ गया। आप लोगों को भी डेफिनेटली, आई थिंक कोई भी उसको भूला हुआ नहीं होगा कि उसमें सरफराज नवाज ने 1 रन देके 7 आउट। वो मैच मेलबर्न में था, MCG, और वो मैच तकरीबन हम हार चुके थे। हार्डली 2 विकेटें गिरी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, और उनको राउंड अबाउट 325 रन करने थे टू विन दैट गेम। 290 आउट पे वो शायद 2 या 3 आउट थे, हो सकता है फिगर्स में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हूँ, लेकिन बहुत कम रन्स रह गए थे उनको जीतने के लिए। सो ग्रेम वुड उनके एक प्लेयर थे, वो रन आउट होते हैं। जैसे ही वो रन आउट होते हैं तो मैं 12th मैन था मेलबर्न में, मैं भागता हुआ अंदर जाता हूँ, और अंदर जाके ना हम चारों तरफ घेरा डाल लेते हैं। इस बॉल की सबसे बड़ी ख़ास बात यह थी कि हमारा जो मशहूर तरीन चीज़ थी वो सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग थी। ठीक है, यानी पुराने बॉल का इस्तेमाल जितना पाकिस्तानी बॉलर्स करते थे उतना कोई नहीं कर सकता। अगर हम ये कहें कि दुनिया को रिवर्स स्विंग सिखाई ही हमने, ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन इमरान खान को भी सरफराज नवाज ने सिखाया। सरफराज नवाज मौजूद थे रिवर्स स्विंग, तो वो इतनी खास उनके पास ये तरकीब थी। बस उसने बस यही कहा कि बस मुझे जो है ना ये शाइन चाहिए भाई, ये शाइन चाहिए, और ये मुझे रफ चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे बस ये रफ, उसमें इसको आपने कुछ नहीं हाथ लगाना। कभी ये सरफराज साहब ने आपसे ये कभी आप लोगों की आपस में बात हुई, ये उन्होंने कैसे दरियाफ्त किया, कैसे उन्होंने देखे, वो आखिर वक्त तक उन्होंने नहीं बताया, वो क्योंकि सक्सेसफुल थे ना। वो हमेशा आके आउट करते थे, और उनके नए बॉल के साथ पुराने बॉल का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते थे। तो वो हमने जो 3 से 4 मिनट में वो जो उस बॉल के ऊपर हमने सरफराज नवाज के लिए जो काम किया, उसके बाद वो 1 रन पे 7 आउट कर गए। तो इस तरह वो मेलबर्न का वो टेस्ट मैच हम जीते थे। अच्छा, वो क्या मीटिंग थी 3-4 मिनट की? वो पानी का वक्फा, क्यों जब जैसे वो जाते हैं तो आप देखते हैं पानी लेके जाते हैं, हम बस पानी ले गए, घेरा डाल लिया, और जावेद मियाँदाद के हाथ में हमने बॉल थमा दिया, भाई ये बस ये शाइन करना है हमने, एक शाइन इतनी इसको बिल्कुल जैसे नया हो जाए, और इसको रफ रहने देना है। और वो कमाल की महारत रखते थे इसमें। और वो फिर उसके बाद, उससे पहले आप लोगों को नहीं पता था क्या होने जा रहा है? इसलिए कि वो वक्फा ही नहीं आ रहा था कोई, और उसने नहीं मतलब ये रिवर्स स्विंग या इस तरह से शाइन करना, लेकिन वो हो नहीं रही थी ना। अच्छा, उसके लिए खास
ट्रिक्स होती हैं जो इस्तेमाल करनी पड़ती हाँ हाँ, दूसरी वाली कई ट्रेन लोग चबा जाते वो ट्रिक्स को आप सेंसर रहने दें, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से फिर हमने जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त, फिर बाद में सरफराज ने जो स्पेल किया, और उसके बाद वो टेस्ट मैच लिया। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं बहुत सारी यादों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हारून रशीद साहब। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस बदले में? सर अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी आज पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी हारून भाई। हारून साहब, ये बताइएगा कि ग्राउंड में तो आप बाउंसर से बचते रहे हैं, लेकिन क्या कभी घर में भाभी के बाउंसर से भी बच पाए हैं? क्योंकि सुना है कि भाभी बाउंसर बहुत अच्छे कर लेती हैं। मैं बाउंसर का मौका ही नहीं देता। मैं पहले से भांप लेता हूँ ये चाहती क्या है, तो इसलिए बाउंसर क्लीन बोर्ड हो होता जाते हैं। नहीं, क्लीन बोर्ड नहीं, बाउंसर होता ही नहीं ना फिर, क्योंकि जब वो चीज़ें उनकी मर्जी के मुताबिक पहले ही हो जाती हैं तो फिर बाउंसर की जरूरत क्या है। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप अपनी विकेट दे देते हैं। दे ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट वो कहलाएगी जो ममालिक के दरमियान है, ठीक है, और फिर ये जो आईपीएल है, लीग्स जिन्हें आप कहते हैं, ऐसे फ्रेंचाइज लीग, फ्रेंचाइज कह लीजिए आप, इंडिया की और बांग्लादेश से भी शायद गालिबन शुरू की है, ये सबको अगर आप मिलाएं इंटरनेशनल क्रिकेट में और लीग्स में दुनिया की, कितने % आपका मुशाहिदा, तजुर्बा और इल्म, मालूमात हैं कि फिक्सिंग होती है? देखिए, मैं एक चीज़ तो आपको ये क्लियर कर सकता हूँ कि डायरेक्टली तो क्योंकि इन कांटेक्ट में किसी के साथ नहीं हूँ, ना ही मैं मेरे साथ कभी किसी ने कभी कोई राब्ता किया इस सिलसिले में, लेकिन मैं सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, यानी मैच को देख के ये ज़रूर मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये मैच अगर कोई टीम जीत सकती थी, वो नहीं जीती, तो इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। यही है कि वो एक मीटर तक जी नो बॉल से कैसे किसी का पैर जा सकता है। सो ये चीज़ें देख के, अगर फॉर इंस्टेंस 6 विकेटें बाकी हैं और आपको 25 रन करने हैं मैच जीतने के, जी सर, और आप मैच हार जाते हैं, सो दिस इज वेयर आपके जहन में आएगा कि यार चले इस कैलकुलेशन के से हिसाब से आप क्या समझते हैं? मेरे नज़दीक अभी तकरीबन 60% जो नज़र आता है मुझे, कई मैचेस में मैं देखता हूँ कि उसमें रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ है। ये कितना जुल्म, नाइंसाफ़ी और कितनी बदयांती है स्पेक्टेटर्स के साथ, है ना? लेकिन अब तो देखें, आई डोंट नो, मुझे सिर्फ अफसोस, अब मैं ये कह तो नहीं सकता कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, बुकीज तो है ही ना अंदाजे, लेकिन बुकीज के साथ प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स के साथ कौन कौन से लोग हैं, हाँ, ये वाले एस्पेक्ट। और एवरेज जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाजिम आपकी फर्टिलिटी है ना, क्या आपके पास मालूमात है, अंदाजा है कि एक प्लेयर कितना पैसा बना लेता है? करोड़ों रुपया। पाकिस्तान 19 की टीम को लेकर हम न्यूजीलैंड गए थे, हर आईसीसी के इवेंट से पहले एंटी करप्शन यूनिट आईसीसी का आपको आके लेक्चर देता है और वो बताता है कि ये इस तरह लोग अप्रोच करेंगे, ये जी सब बताता है, तो आपको ये सब बताना है। स्कॉटलैंड यार्ड के उस जमाने में हेड थे आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के बंदे। हम लोग 2010 की बात है, मतलब 9 की, हम वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप खेल रहे थे अंडर 19 का। सो वो लेक्चर जब उन्होंने दिया तो बाद में उनसे बैठ के हम और मैनेजर जो थे बात कर रहे थे कि ये कितना होता है। वो कह रहे हैं कि देखें, हमारे इंग्लैंड में 200 के नेटवर्क की अगर मैं बैटिंग सिंडिकेट का आपको बताऊं तो $600 मिलियन की ये बैटिंग होती है। सो आप सोचेंगे प्लेयर्स को क्या क्या दे सकते हैं और वो क्यों उसके ऊपर वो नहीं हामी भरेंगे, क्योंकि वो तो कमाना ही कमाना है ना उन्होंने। जब फेवरेट फेल होगा तो वो कमाएंगे ना। अगर एक टीम जीतती है, हाँ, नहीं आप हार रही है, उसी के ऊपर पैसा लगा दे, हाँ, और वो वहीं से आपका पैसा बनेगा। सो वो ये कह रहा था कि इतना बड़ा वो है, तो इसलिए प्लेयर्स जो 600 मिलियन पाउंड्स, जी पाउंड्स 600 मिलियन पाउंड्स, गॉड जी। हारून साहब, आपकी शक्ल तो मुस्तफा कुरैशी के साथ बहुत मिलती है और क्रिकेटर्स को हर दौर में फिल्म्स की ऑफर होती नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपको अपने दौर के अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म की ऑफर हुई है? इन्होंने ऐसा जबरदस्त सब्जेक्ट छेड़ दिया है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग सब हैरान रह जाएंगे। आप हैरान कीजिए ना सर हमें। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे फादर एक फिल्म डायरेक्टर थे और मेरा ताल्लुक एक फिल्मी घराने से है।
मेरे वालिद का नाम मुनव्वर रशीद था, अल्लाह बख्शे उनको। उन्होंने बहुत मशहूर फिल्में बनाई हैं। जो पाकिस्तान में जो कॉमेडी का ट्रेंड आया है ना, वो अल्लाह बख्शे मेरे फादर के ज़माने में ही आया। नई लैला नया मजनू एक फिल्म बनी थी जिसको मेरे फादर ने डायरेक्ट किया था। एक फिल्म बनी थी कौन किसी का, ये फिल्म थी, एक फैमिली ड्रामा था जिसमें तलत सिद्दीकी थी, कमाल थे और इस तरह के सो वो बड़ी सुपर हिट हुई थी ये फिल्में। लेकिन ये 50 की दहाई की जी ये 60s में आप समझ लें, हम ज़माने स्कूल्स में ही थे। लेकिन मेरे फादर जो थे ना बहुत ऑर्थोडॉक्स किस्म के वो थे, वो प्रॉब्ली फिल्मी दुनिया से बिलोंग नहीं करते थे उस जमाने में। आपको पता है कि इट वाज नॉट इजी। मैं तो इनको आज देख के बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि उस जमाने में तो एक्सेप्टेंस हो गई है, आपको हर जगह पे ऑफर्स आती हैं, सब कुछ है। उस जमाने में तो फिल्म बिजनेस में कोई जाता था तो ज़ाया ही हो जाने वाली बात होती थी। तो मेरे फादर ने हमें उनसे दूर रखा, ना मैं मुस्तफा कुरैशी बन सका। लेकिन मेरी पहली एंट्री अगर स्टूडियो में हुई है तो क्रिकेट की वजह से हुई। अच्छा, क्योंकि मॉडर्न स्टूडियो कराची में हुआ करता था, तो अब्दुल डायर जो थे वो वहाँ पर ना क्रिकेट पिच उन्होंने बनाई हुई थी, तो हमारी कराची की टीम प्रैक्टिस करने जाती थी। तो पहली दफ़ा हम जो है मैं जब एंटर हुआ तो वो क्रिकेट के बैट के साथ मैं एक स्टूडियो में एंटर हुआ। वाह जी। हारून साहब, इंडिया के साथ कोई यादगार मैच उस जमाने में भी क्या इंडिया हारने लगता था तो स्टेडियम में आग लगा देता था? एक वाकया बिल्कुल मुझे याद है कि हम 1 ऑफ मैच खेलने गए थे कैलकाटा में, टीम का मैनेजर था और कैलकाटा में इंजमाम ने और यूसुफ ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेल के हमें मैच जिता दिया। पिन ड्रॉप साइलेंस था, हमने कोई अबाउट 270 to 80 रन चेस करने थे और ये इंजमाम और जब ये चौके छक्के मार रहे होते तो एक क्लैप नहीं होती थी। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो पहले पूरे का पूरा क्राउड जो है वो खाली करवाया गया, उसके बाद फिर हम जो है वो वहाँ से निकले गए। तो ये इश्यूज तो चार्ज ऑफ क्राउड तो होता था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, हमने देखा कि आप जब भी टेलीविज़न पे गुफ्तगू करते हैं तो बहुत दयानतदारी नज़र आती है, तो उसमें किसी किस्म का बायस जो है वो नज़र नहीं आता ना। तो ईमानदारी से आप क्या समझते हैं कि कौन से मुल्क के तमाशाई का रवैया है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, वो बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही, जैसे आप कहिए कि फराज दिलाना है और वो खेल को दाद देने वाले हैं, और कौन से ममालिक ऐसे हैं या मुल्क ऐसा है जो आप समझते हैं बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है? अभी तक तो मुझे जितना भी मैं देखा हूँ, मुझे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ये 2 कंट्रीज ऐसे नज़र आए जिसमें बहुत, क्योंकि वहाँ पर आप देखें ज़्यादातर रिटायर्ड जो लोग होते हैं वो बैठ के मेंबर्स होते हैं, वो आगे मैचेस वगैरह देखते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं गुड क्रिकेट। अच्छा, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया और हम बड़े पैशनेट हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इवन हमारा अपना क्राउड हमें जो है वो अप्रिशिएट नहीं करता था। वसीम राजा मरहूम अगेंस्ट एक वेस्ट इंडीज़ एक कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने। जब उस जमाने में तो बसों में जाते थे, सिक्योरिटी तो होती नहीं थी, तो हमारी बाकायदा बसेस के ऊपर पथराव हुआ जिस दिन हम वहाँ से जा रहे थे। अगले दिन आए तो वसीम राजा मरूम ने 100 कर दिया। जब सेंचुरी स्कोर की जब निकलने लगे तो वही जो है लोग आके उसको गार्लैंड कर रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। तो इस तरह का हमारा जो पैशनेट फैन है ना, वो रिएक्ट करता है और इंडिया का भी यही है। और इसी तरीके से आपका मगर मुखालिफ टीम के साथ मुखालिफ टीम को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, मेरे ख्याल में सबसे बुरा रवैया किसका होता है दुनिया में? इंडिया डेफिनेटली है। आपने देखा कि एक ज़माने में वो स्टैंड्स में आग लगनी शुरू हो जाती थी। इवन हमसे भी पहले फजल महमूद एंड कंपनी, जब वो ज़माने में वो जाया करते थे, उस ज़माने में भी ये चीज़ थी। अच्छा, पहले भी हुआ है। हाँ, मेरे अपने नज़दीक ये था कि जब तक ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट आपस में खेलना शुरू तभी आपके अंदर तभी आपके वो चीज़ें जो है वो खत्म। तो कोई तमाशाइयों की भी तो एक ग्रूमिंग जो है वो होती है ना। शोएब अख्तर ने जब गोल्डन डक किया था तब भी बोतलें आ गई थी अंदर, मतलब तोड़फोड़ की थी वो। नहीं, इवन फॉर दैट मैटर ये इस तरह का वाकया तो एक वेस्ट इंडीज़ में हमारे साथ हुआ था कि एल्विन कालेचरन जो है वो आउट, अंपायर ने उनको आउट दे दिया और वो थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए कि जी जैसे वो गलत आउट है। और ये जेस्चर क्राउड ने नोट कर लिया कि यार ये तो खुश नहीं है, इसका मतलब ये आउट नहीं था। वो पेवेलियन गया, उन्होंने जनाब बोतलों की यलगार कर दी अंदर कि अंपायर ने गलत फैसला दिया है। जो वेस्ट इंडीज में हो रहा था, सो वो भी बहुत वोलेटाइल। उस जमाने में तो उनको केजेस में रखा जाता था। हाँ, जंगले होते थे कि वो ताकि अंदर आके कोई ना गड़बड़ ना करे। तो फिर हम सारी टीम ने जाके, क्योंकि हम जीत रहे थे, हमने वो सारी बोतलें जल्दी से खाली की, मैदान खाली किया ताकि ज़्यादा मैच करने निकले। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं बहुत सारी यादों के साथ। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली हारून रशीद साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हारून रशीद साहब वाला सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सका। आप कितना मजीद पढ़ना चाहते थे? मैं यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सका बिकॉज मैं क्रिकेट टीम में आ चुका हुआ था। सो मैं सिर्फ अपने मार्कशीट लेने ही जाता था वहाँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं मार्कशीट लेने गया तो उसने मुझे देने से इनकार कर दिया क्लर्क ने। कहेंगे हमने तो आपको कभी देखा ही नहीं यहाँ पर। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, यहाँ सिर्फ अपनी पढ़ाई करके मैंने जो भी ग्रेजुएशन की जो वो कॉलेज लाइफ और जो यूनिवर्सिटी लाइफ है ना, उसको मैं डेफिनेटली रिग्रेट करता हूँ। क्रिकेट क्या सिखाती है? क्रिकेट को अगर हम ये कहें, एक तो खेल है, फिलॉसफी क्या है इसके अंदर? क्या आप इस खेल से क्या सीख सकते हैं? जब भी मुकाबलेबाजी का रुझान आता है तो ऑब्वियसली आपने जिस भी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, आपने उसी के मुताबिक ही अपने आप को प्लान आउट करते हैं। आपने रात को अपने जहन में प्लान किया कि जी मेरा मैच किससे है, किस अंदाज में मैंने इसको लेके चलना है, सामने कौन कौन से बॉलर्स हैं जिनका मैंने मुकाबला करना है, मुझे कितने आवर की स्लीप चाहिए, मुझे कितने आवर की डाइट मुझे कितना पहले लेनी है, और किस वक्त जाके मैं जब मैच से पहले हमने जाके वहाँ ट्रेनिंग की जो रिजीम है उसमें हमने क्या करनी है। ख़ास तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम प्रैक्टिस को बहुत सीरियस लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि प्रैक्टिस गए, नेट प्रैक्टिस करके आ गए। आप नेट प्रैक्टिस करते उस तरीके से हैं कि मैच में क्या होगा, मैच के अंदाज में आपने अपने प्रैक्टिस सेशंस को तरतीब देना होता है, और उसके बाद वहाँ से आप ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप मैच में उतरते हैं। तो देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे, मैं अब्दुल रज़ाक साहब की बात कर रहा था, मैं चूँकि वो फैमिली फ्रेंड है, तो एक चीज़ मैंने उससे सीखी। कहने लगे हमारे क्रिकेट में ये कहते हैं कि प्रैक्टिस को जितना हम मुश्किल कर लेंगे, मैच उतना आसान हो जाएगा। ये सही, उसका मुश्किल से मतलब ये है कि आप रियाजत को इतना मुश्किल कर लें कि आपके लिए परफॉर्मेंस। आप इमेजिन, जब आप नेट पे बैटिंग कर रहे होते हैं आपके पास कोई सामने फील्डर नहीं होता। लेकिन जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप ये एज्यूम करते हैं कि सामने जो मुखालिफ टीम का बॉलर है वो बॉलिंग करने आ रहा है, और उसने 3 स्लिप लिए में, एक गली है, एक पॉइंट और एक कवर है। सो आपने जब ये खेल रहे हैं आप नेट पे, तो आपकी बॉल क्या उन फील्डर्स के बीच में से जा रही है, ये एज लग के स्लिप में जा रही है। आपने एक अपना नक्शा बनाया होता है। जी बिल्कुल, उसके मुताबिक आप जो है ना उस हिसाब से। और बाज़ दफ़ा आप ये करते हैं कि अपने उस जो सामने बॉलर आपका बॉलिंग कर रहा है उसके आप मैच डालते हैं कि यार आप मुझे आउट करके दिखाओ। सो उससे ये है कि आपकी ट्रेनिंग में वो मुश्किल पन आता है कि हवा में वो फौरन कह देता है ये पॉइंट पे कैच हो गया, या गली में कैच हो गया, या आपने हुक मारा है ये वहाँ कैच हो गया। सो ये वो सारी चीज़ें आप उसको करने जाते हैं। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗੇਂਦਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਰਾਓ ਅਸੀਂ ਇਹ समझते रहे सर। नहीं, ये पूरी साइंस है, ऐसा नहीं है जिस तरह से समझ रहे हो। बाकायदा उसका तरीकाकार होता है। देखिए हम 2 से 3 नेट्स लगाते हैं, जिसमें एक तरफ फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं, एक तरफ स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद एक तरफ आपकी थ्रो डाउन हो रही होती हैं जिसमें आप अपने जो वीक शॉट्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर आप फास्ट बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मुताबिक आप उससे मैच डालते हैं, स्पिनर्स को उसके मुताबिक मैच डालते हैं कि जी मैच में ये सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं। अच्छा ये फरमाइए कि कोई गिल्ट किसी बात पे, कोई ऐसी चीज़ जिसपे ज़मीर मलामत करता रहता हो कि यार ये हारून रशीद ज़िंदगी में गलत हो गया था मुझसे? मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता मुझसे कोई गलत हुआ। मेरे साथ ज़रूर ये गलत इस दैट सेंस मैं ये फील करता हूँ कि मैं किसी और का ज़मीर मलामत करता होगा उसे। पता नहीं करता हो या ना करता हो ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये फील करता हूँ क्योंकि आपके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें आप फील करते हैं कि आप अभी बहुत कुछ कर सकते थे। मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा ये है कि मैं जब परफॉर्म करता था, क्योंकि हमारी टीम इतनी स्ट्रांग थी कि जब मैं परफॉर्म करता था मुझे मुसलसल मौके नहीं मिले। अगर मैं 23 टेस्ट मैचेस खेला हूँ तो उसमें से कई जगहों के ऊपर आप देखेंगे कि मैं 12th में ज़्यादा रहा हूँ। कराची में मैं सेंचुरी स्कोर करता हूँ और लाहौर में आगे ड्रॉप हो जाता हूँ। क्राइस्ट चर्च में मेरे कंट्रीब्यूशन और जावेद मियाँदाद के कंट्रीब्यूशन से हम पहला टेस्ट मैच जीते हैं, और उसके बाद अगले 2 टेस्ट मैचेस में मैं ड्रॉप हो जाता हूँ। सो ये वो एलिमेंट्स आपकी जो स्पोर्टिंग लाइफ में ये आते हैं कि जब ये आप फील कर रहे होते हैं कि आप डिजर्व करते हैं खेलना और आपको मौका नहीं दिया जाता। और उस ज़माने में फैसले किनके पास थे? सिलेक्टर्स के पास होते थे, कैप्टन के पास होते थे। फिर जो सबसे बड़ा रिग्रेट ये है मेरा कि मैं इंडिया का जो 79 का टूर है वो मैं किसी सूरत मिस नहीं कर सकता था। वो मुझे ड्रॉप करके गए, मुझे सरफराज नवाज को और मुश्ताक मोहम्मद को।
और वो उसके बाद आपने उस स्टोर का हाल भी देख लिया कि हम बड़ी मुश्किलों से हम हार के ही आए थे वहाँ से, क्योंकि वो एक और उस वक्त आपस में कोई वजाहत कोई वजाहत नहीं, कुछ में नहीं। वो ये समझे कि क्योंकि हमने इंडिया को यहाँ इतना थ्रैश किया था जब वो 78 में यहाँ आए थे, तो हम समझे कि जो हमारे 11 प्लेयर्स हैं यही डिलीवर कर देंगे। ठीक है। उन्होंने 11 प्लेयर्स के बाद जो 4 और प्लेयर लेके गए वो इतने मजबूत प्लेयर्स नहीं थे। तो सरफराज साहब को तो एक अपना मिजाज था, उन्होंने तो बड़ा एहतियाज किया होगा। नहीं, बिल्कुल हुआ, क्योंकि मुश्ताक मोहम्मद एक्चुअली मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन थे। जो हम सक्सेसफुल कैप्टन होके आए, मुश्ताक मोहम्मद को इंडिया के टूर से ना सिर्फ निकाल दिया गया, कप्तानी से भी हटा दिया उनको। और उसके बाद सरफराज नवाज जो सक्सेसफुल बॉलर थे उनको भी निकाल दिया। उसके बाद उसमें मैं एक बैट्समैन था जो कि नीचे अगर आता 3 प्लेयर होते हमारे। बाद में हुआ इनके प्रॉब्लम, उसके बाद उन्होंने मोहसिन हसन खान को एज ए रिप्लेसमेंट बुलाया उसको मेकअप करने के लिए। और स्टोर में कैप्टन कौन था? उस कैप्टन में आसिफ इकबाल थे। आसिफ इकबाल साहब। हारून साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरे लिए तो वो था जब मेरा पहली मर्तबा नाम पाकिस्तान की टीम में आया। ये फरमाइए मेमोरेबल मोमेंट, सबसे यादगार। मेमोरेबल मोमेंट भी अगेन माय फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी। वो मेमोरेबल इसलिए था कि उससे पहले एक मैच हुआ था क्वींसलैंड में। वो मेरा पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। पहली इनिंग में मैंने सेंचुरी स्कोर की थी और सेकंड इनिंग में वसीम राजा मरहूम ने सेंचुरी स्कोर की थी। अब चॉइस 2 बैट्समैन में से एक ने खेलना था। वसीम राजा मरहूम मुझसे एक्सपीरियंस थे, मैं पहले मरतबा खेल रहा था। वहाँ मुश्ताक मोहम्मद मेरे कैप्टन थे और उन्होंने जब टीम बनानी शुरू हुई तो उन्होंने मेरा नाम चुना और मुझे खिला दिया एक नए लड़के को, बजाय इसके कि किसी एक्सपीरियंस वसीम हसन राजा मरहूम को डालते। और अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने वो पे किया और हम वो टेस्ट मैच भी जीत गए। और वहाँ से अल्लाह ताला ने मेरे टेस्ट करियर, हालांकि वसीम बॉलर भी थे, वसीम बॉलर, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं खेलूंगा, लेकिन इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन। और इनफैक्ट क्रिटिसिज्म भी हुआ। और उस जमाने में ना डेनिस लिली आर्टिकल लिखा करते थे अपने ऑस्ट्रेलियन हेरल्ड के लिए या कोई भी अखबार के लिए। सो उन्होंने उसमें लिखा, उसने लिखा कि मुझे ये जो सिडनी की विकेट है ये मेरी पैराडाइज है, तो यहाँ कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं सुन रहा हूँ कि शायद हारून खेलेगा या वसीम हसन राजा खेलेगा, बट आई लेट देम नो कि देयर इज नो चांस एट ऑल फॉर दीज टू प्ले अगेंस्ट मी। लिली मजे के आदमी थे, बहुत मजे के आदमी थे, बहुत मजे के। अभी भी वो बाद में जब मुझे गया वहाँ ऑस्ट्रेलिया जब एज मैनेजर या एज कोच, तो वो मिले मुझे, बड़ा अच्छी तरह याद रखते थे। सो ये बड़ी बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं। विवियन रिचर्ड्स अब भी जहाँ कहीं मुझे देखते हैं, हे हारून वेयर आर यू, मतलब उनको अब तक याद है। सो ये चीज़ें बड़ी ये बताइए, हम तो बाहर से इसको देखते थे एक आम नाज़िर की हैसियत से या क्रिकेट के शौकीन की हैसियत से, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे रिचर्ड जैसे प्लेयर बहुत ही कम आए होंगे। आई थिंक उस जैसा गॉड गिफ्टेड प्लेयर मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसको ना सिर्फ ये कि अपने खिलाफ खेलते हुए देखा है, लेकिन जब हम कैरी पैकर में गए थे तो वहाँ तो सारी एक क्रीम वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम थी, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, एक कैवलियर्स की टीम थी, जिसमें हम वर्ल्ड 11 और एक वर्ल्ड 11 थी। सो हम इनके खिलाफ खेला करते थे। सो वो कमाल का प्लेयर था। यानी कि हारून भाई, अब पुरानी भी मुझे जो चीज़ें मेरी मेमोरी में है, कभी कभी मैं अगर उसकी वो वीडियोज़ देखे तो बाज़ को तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी बच्चे ने गेंद कराई है, फास्ट से फास्ट बॉलर क्यों ना हो, और यूं करके उन्होंने उसको बाउंड्री से बाहर फेंक दिया, ऐसे ही बिल्कुल। कभी हेलमेट मैंने उनको पहनते हुए देखा, ठीक है। और वो इस लेटेस्ट जो लेटर एरिया में भी जो ईरा था इनका, उसमें भी वो खेले हैं। वनडे क्रिकेट बहुत खेले हैं, T20 तो वो नहीं खेले, लेकिन जिस अंदाज में अच्छी तरह याद है, इमरान खान मुझे कहा करता था कि यार ये वाइड प्लेयर है जिससे बॉलिंग करते हुए मैं डरता हूँ। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत। हारून रशीद साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? देखिए, 2 ज़िंदगी के मेरे बड़े, क्योंकि मेरी अम्मी जो थी वो बीमार रहीं बहुत अरसा, 10 साल तक, वो 13 साल तक बेड रिडन रहीं। उनको घुटनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ आई थी वो मेरी माँ थी। जिस अंदाज़ में उन्होंने तरबियत की, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये है कि अल्लाह ताला ने आपको हमें सीधी राह पे चलने की तौफीक दी। ये मेरे माँ और बाप दोनों की इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। सो हमने उनको अच्छा करने के लिए हमने घुटनों के ऑपरेशन करवा दी। नी रिप्लेसमेंट हो गई थी? नी रिप्लेसमेंट हो गई, लेकिन उसके बाद वो बेचारी चल नहीं सकी। वो अजीब इत्तेफाक था कि हमने बेटरमेंट के लिए उनके लिए किया, उनको तकलीफ़ काफ़ी थी चलने फिरने में। जब वो बेड रिडन हो गई तो 10 साल हमने किस तरीके से हमने अल्लाह ताला ने हिम्मत दी,
मैं तो खैर इतना ज़्यादा वहाँ नहीं रहता था, लेकिन मेरी बहनें और वहाँ जो वहाँ रहते थे उन्होंने बहुत खिदमत की उनकी, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट हो गई हुई थी, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो गई हुई थी। तो उनकी जो मुझे जब उनका जाने का वक्त आया तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था, क्योंकि आपको पता है कि उनका साया जब सर पे हो माँ बाप का तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन होती है। मेरे फादर को भी कैंसर हो गया था, उनको भी मैंने 6 से 8 साल उनको यहाँ से यूँ श्रिंक होते हुए देखा अपनी नज़रों के सामने। सो वो ऐसे मोमेंट्स हैं कि जो आप भुला नहीं सकते। ये फरमाइए क्या उम्र थी आपकी जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ? वो अर्ली 80s में थी। ठीक है, जब उसका मतलब है उस वक्त क्रिकेट तो खेल रहे थे ना? या वो क्रिकेट तो उन्होंने माशाल्लाह मेरा हाँ, पूरा वो मेरे फादर ने भी उसको ये जो आपकी सक्सेस थी वो देखी जी जी, अल्लाह का शुक्र है। फादर को तो स्टूडियो में पता लगा कि वो हारून तेरा पुत्र जो है वो टेस्ट टीम से आ गया। वो लाहौर में, उस जमाने में इंडस्ट्री लाहौर में होती थी, हम तो कराची में रहते थे। पंजाबी हो? असी अमृतसरी हैं। अच्छा अमृतसरी कश्मीरी हैं। अच्छा, मेरा ख्याल ऐसी कि तुम सारी जिंदगी कराची रहे हो तो उत्थे ही। हाँ, एक्चुअली होया है कि सॉरी, अच्छा जब हम यहाँ से पार्टीशन जब हुआ, मेरे फादर्स दादा जब यहाँ आए तो उनका चमड़े का कोई बिजनेस था, सो वो कोटरी प्रॉब्ली उनको सूट करता था। सो कुछ फैमिली हमारी लाहौर में रुक गई। सो मेरे दादा और मेरे फादर और बाकी लोग जो हैं वो कराची चले गए, वहाँ से उन्होंने उसको परसू किया जो भी उनका बिजनेस था। तो इसलिए फिर मैं कराची में ही पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहीं मैंने तालीम भी हासिल की, क्रिकेट भी वहीं से शुरू। हाँ, ये बात सही कि इब्तिदा में हमारे यहाँ हमेशा फिल्में उन्होंने बनाई जिनके पास इजाफी पैसा आया। नहीं, मेरे तो फादर डायरेक्टर थे, वो एक्चुअली जो मेरे चचा वगैरह थे बाद में वो एग्जीबिटर्स एग्जीबिशन के उसमें आए। डायरेक्टर वाले जरा शौक से आते थे, अदरवाइज आपको पता है पैसा आता तो कहते फिल्म बना। उस जमाने में वो सबको हीरो बनने का शौक था बेसिकली, आए हीरो बनने के लिए डायरेक्टर बन गए। फिर वो बाद में वो फिल्में जो ऐसे एग्जीबिटर्स होते हैं ना, एक चचा ने मेरा वो बिजनेस कर लिया कि फिल्में लेके सिनेमा में चलाना। फैमिली, वही सबका शायद उलट था, उनकी फैमिली कारोबार में थी और वो फिर इनफैक्ट निसार मुराद के साथ, मरूम के साथ ही फादर ने काम शुरू किया था। वहीद मुराद की पहले फिल्में भी जो है वो इन्होंने, हीरा और पत्थर थोड़ी देर के लिए मेरा ख्याल है ये उसमें रहे थे, उसका हिस्सा थे। अच्छा। साल बदलता है जब से देखा है तुमने, इस तरह की फिल्में जी हाँ। तो ये फरमाइए तल्ख तरीन याद जो मेरे लिए पेनफुल थी वो ये थी कि आप इतनी मेहनत के साथ काम करते हैं जिस भी इदारे में, चाहे मैं जो भी आप में जिसमें भी मैं गया करता था। उसके बाद हुआ ये कि एक, मैं नाम नहीं लूँगा, एक इदारे में काम कर रहा था, उसमें बड़ी मेहनत से काम करके लेके गया चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त हमारी सक्सेसफुल वो हमारा प्रोग्राम था और वो चल रहा था। लेकिन जब मैं उनके पास लेके गया तो उन्होंने जिस तरीके से उसको मुझे ट्रीट किया और जिस तरीके से वो फाइल मेरे मुंह के ऊपर मारी, वो मैं आज तक नहीं भूल सका। और लिटरली आप यकीन करें कि उसके बाद जब मैं वापस पहुंचा हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि एक बंदा जब इतने डेडिकेशन के साथ और इसी मेहनत के साथ काम कर रहा होता है और जब उसको इस किस्म का रिएक्शन मिले और जिसमें उसका कोई कसूर भी ना हो, मैं अगर पूरा वाक़या बताऊंगा तो वो उनकी नाम सामने आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी के नाम को मैं यहाँ पर उजागर करूँ। ठीक है, अभी आपने कहा कि फाइल मुंह पे मारी, ये आप मुहावरतन कह रहे हैं? जी नहीं, लिटरली मुहावरतन नहीं कह रहा मैं। ये इस लेवल पे इस किस्म का बिहेवियर कैसे बहुत कम होता है, लेकिन प्रोफेशनली आप एक रिस्पेक्टफुल रहते हुए आप अपनी राय का इजहार करते हैं, चाहे वो कितनी ही सख्त क्यों ना हो। जी बिल्कुल ऐसे। इसीलिए तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी कि यार ये इस किस्म का रिएक्शन, और वो भी एक ऐसे फेलो, वो भी उनका बैकग्राउंड भी क्रिकेट का था, जो जिस पे मुझे जो ज़्यादा तो किस बात पे हुआ। वेरी सैड, अनफॉर्चुनेट। हर सब 6-7 दिहाइयाँ जो ज़िंदगी में आपने गुजारी हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 लफ्ज़ों में याद कीजिए बचपन से लेके अब तक का सफ़र, कौन से 3 लफ्ज़ इनको डिफाइन करेंगे? सब्र, शुक्र और कंटेंटमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें क्या रेशो रही है आपकी ज़िंदगी की, सब्र की, शुक्र की, कंटेंटमेंट की? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सब्र करने का फल जो कहा जाता है ना कि मीठा होता है, तो उसमें कोई शक नहीं है। आपको एट टाइम्स ऐसा लगता था कि आप डाउन एंड आउट हैं, लेकिन आप सब्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला किसी ना किसी वक्त ज़रूर सुनेगा। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, मेरे केस में अगर आप मेरी पूरी लाइफ स्टाइल उठा के देंगे तो मैं कभी भी एम्बिशियस नहीं रहा। चीज़ जैसे आती रही, ज़िंदगी जिस तरीके की डगर पे लेके जाती रही, मैं उसी डगर पे चलता रहा। लेकिन मैंने कंटेंटमेंट और सब्र का दामन कभी भी नहीं छोड़ा,
और हमेशा यही दुआ करता रहा अल्लाह ताला से कि जो मेरे लिए बेहतर हो अल्लाह ताला वो करना, चाहे उसमें मेरे लिए अच्छा हो या बुरा हो। और मैं अभी तक देख रहा हूँ कि जो भी ज़िंदगी का सिलसिला चल रहा है वो उसी के मुताबिक चल रहा है। और मुझे अल्लाह ताला ने कभी कोई, जिसको कहने चाहिए वो तो खुद भी कुरान पाक में कहता है ना कि मैं आपकी हैसियत से ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देता, तो कभी तकलीफ नहीं दी। कभी बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया, बहुत दिल से बातें की। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और क्रिकेट से एक बड़ा क्रिकेटर जो है और इतने शोबों में उन्होंने काम किया, उनका जो ज़िंदगी का तजुर्बा था वो आज आप तक पहुँचा। हमने तो इससे यकीनन बहुत कुछ सीखा। आपने लुत्फ़ लेने के साथ साथ क्या क्या कुछ सीखा, ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।